नमस्कार। कार्यक्रम अवसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी युवा आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपने काम से, अपने वर्किंग से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और अगर मैं बात करूं उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो कानपुर आईआईटी से उन्होंने बीटेक किया और उत्तराखंड से वो हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश काडर की वो आईपीएस ऑफिसर हैं। 2021 उनका बैच है और वर्तमान उनकी पदस्थापना जो है वो कानपुर में है। थैंक यू सो मच। जी जी। अंजलि जी, इस कार्यक्रम में हम थोड़ा सा पीछे लौटते हैं, यादों की खिड़की को खोलते हैं और उसमें झांक कर हम देखते हैं कि उत्तराखंड के देहरादून में एक लड़की जिसकी उम्र 14-15 साल है, और अब घर में ये बात शुरू हो गई है कि अंजलि आगे जाकर क्या करेंगी। और अंजलि अमूमन वही उत्तर देती हैं जैसा मध्यम वर्गीय परिवारों में 80% टीनेज की दहलीज पर खड़े बच्चे देते हैं कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो आपका भी ये बड़ा पॉपुलर एक जवाब था कि डॉक्टर बनना है। फिर एकदम से इंजीनियरिंग की तरफ आपका ये आकर्षण कैसे हुआ? ये कोई इसका कारण रहा या ये बहुत ही सहज रहा? जी। आई थिंक इसका पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है। जब मैं 5th-6th क्लास में थी तो डॉक्टर बहुत अट्रैक्टिव लगता था कि हाँ ठीक है, डॉक्टर बनना है। बट जैसे जैसे क्लासेस में अच्छे मार्क्स आते गए, मेरा एप्टीट्यूड मेरे पेरेंट्स को समझ में आया कि शी माइट बी सूटेड इंजीनियरिंग के लिए। तो मेरे मदर फादर ने डिसीजन लिया कि आप इंजीनियरिंग पर ट्राई करके देखिए। कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपको यही करना है। बट मैंने भी जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट फिर डेवलप हुआ था कि ठीक है, आईआईटी इज वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूट्स जो किया जा सकता है, तो इसकी प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ से फिर ये बात शुरू हुई। मैंने जितने भी इस कार्यक्रम में जितने भी ऐसे ऑफिसर्स से बात की है जिनका बैकग्राउंड आईआईटी का रहा है, तो उनमें से 99% ऑफिसर्स का कहना है कि इसका बीजारोपण, यानी ये भाव मन में कि मुझे अखिल भारतीय सेवा में भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, ये आईआईटी से मिलता है। तो मैं ये भी कहूँगा ये बड़ी अच्छी बात है कि देश के हमारे ये लीडिंग इंस्टीट्यूशंस कहीं ना कहीं अखिल भारतीय सेवाओं के प्रति एक आकर्षण भी उत्पन्न करते हैं। ये आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपके मन में भी ये भाव आईआईटी कानपुर में ही आया? सैडली नो। आईआईटी कानपुर में मैं स्टडीज़ पे फोकस थी। वहाँ पर हमारा जो एक्सपोजर होता है वो ऐसा होता है कि एक अच्छी जॉब लग जाए, अच्छे सैलरी पैकेज की हो, क्योंकि इसीलिए हम आईआईटी में जाते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो वहाँ पे यूपीएससी के बारे में मैंने सोचा नहीं था और ना ही मुझे तो एक्सपोजर था कि यूपीएससी होता क्या है। सो आई फोकस्ड कि गुड सीपीआई हो, गुड एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो एंड मनचाही कंपनी में इंटर्नशिप और जॉब मिल जाए। तो फोकस वहीं पे था। यूपीएससी तो बहुत लेट आया है, व्हाइल आई वाज वर्किंग। तो जब आपके पास एक बहुत ही शानदार करियर रहा, तमाम चीज़ें रहीं, एक ग्लैमर वर्ल्ड था जहां अनंत संभावनाएं थी भविष्य के लिए, कहाँ मतलब चंद वर्षों में ही आप सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट हो सकती थी, वहां से एकदम से निकलने का ये थॉट, ये भी कैलकुलेशंस के साथ था या इमोशंस के साथ था? आई थिंक दोनों है, कैलकुलेशंस भी, इमोशंस भी। ये जॉब इतनी हाई पेइंग थी तो मुझे हमेशा से लगा कि मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ खुद से फंड कर सकती हूँ, फैमिली पे कोई प्रेशर ना हो। वो तो एक था सोचने का तरीका। दूसरा ये भी था कि 3 साल हो चुके थे। ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन बहुत नीश जॉब होती है, मतलब बहुत स्पेसिफिक हो जाती है, डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते। तो 3 साल बाद मैं एनालाइज कर रही थी कि कितना समय मुझे आगे पढ़ने में लगेगा और क्या मुझे आगे करना चाहिए। और आईआईटी से पढ़ने के बाद कुछ और मीनिंग होनी चाहिए जॉब में, कुछ हम कर सके अपनी लाइफ में, देश के लिए भी, पब्लिक सर्विस में भी। सो दैट मेड मी क्विट द जॉब कि हाँ ठीक है, देयर इज समथिंग मोर दैट आई कैन ऐड वैल्यू, आई शुड बी एबल टू ऐड वैल्यू। तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं कि आगे और क्या बेटर किया जा सकता है लाइफ के साथ। अंजलि जी, जीवन में कई बार दिल और दिमाग के बीच में एक जद्दोजहद होती है, एक रसाकशी होती है, टग ऑफ वॉर होता है। और कई बार ये कहा जाता है कि इंक्लिनेशन हमारा मटेरियल एम्बिशंस की तरफ ज़्यादा हो जाता है, और कई बार ये होता है कि नहीं, अपने अपने देश के लिए करना है, जन सेवा के लिए करना है।
आप भी ऐसे किसी डायलेमा से गुजरी क्या कि एक बहुत ही अच्छा जॉब है और अब ऑलमोस्ट मैं सेटल हो चुकी हूँ और फिर मैं इसको छोड़कर एक ऐसी सेवा में जा रही हूँ जहाँ बहुत सारा काम है, उसकी तुलना में प्राप्तियाँ जो हैं, मटेरियल जो प्राप्तियाँ हैं वो बहुत ही कम है। तो कभी इस तरह का कोई द्वंद आपके मन में या आपकी फैमिली के मन में, आपके वेल विशर फ्रेंड्स के मन में रहा? डेफिनेटली आई थिंक ये झूठ कहना होगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जॉब से सिक्योरिटी होती है, अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी होती है कि फैमिली को कोई इमरजेंसी हो हम लोग उसको सपोर्ट कर पाए। एंड एज विमेन और ज़्यादा दिमाग में टेंशन होती है कि हाउ वेरी विल वी ट्रू। सपोर्ट आवर जी। फैमिलीज, जब उसमें तब तक आता है। तो ये डायलेमा हमेशा रहा। उस चीज़ को छोड़ना बहुत टफ था, मतलब बट एक दृढ़ निश्चय था कि मैंने प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना ली थी कि क्यों इस जॉब में रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए, क्यों आगे बढ़ना चाहिए या कितना सिक्योर आप रह सकते हैं। तो बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन था। जब पहला फेलियर हुआ यूपीएससी में तब मेरा दिमाग और पीछे दौड़ने लगा कि मैंने जॉब छोड़ी ही क्यों। काश मैं वापस अप्लाई ओहो। कर सकूं, काश मैं वापस जा सकूं, क्या मैं एचआर को कॉल करूं क्या। और इस तरीके से सोचने ज़रूर लगी थी, बट फिर से मैं अपने आप को रिमाइंड करती थी कि कुछ सोच के ही मैंने अपनी जॉब क्विट की थी। आगे बढ़ना था, उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। और फैमिली को बहुत ट्रस्ट रहा है, फैमिली मुझ कभी असमंजस में नहीं रही है। दे न्यू कि अगर मैं मेहनत करूंगी मैं निकल जाऊंगी। उनको ज़्यादा ट्रस्ट था मुझ पे, उनके ट्रस्ट से मुझे वाह। बहुत ट्रस्ट मिला। उन्होंने कभी अपनी टेंशन मेरे पे नहीं दी। तो आई वॉज एबल टू स्टडी, मुझे पढ़ना भी पसंद है तो मेहनत की एंड फाइनली हमने निकाल ही लिया। बिल्कुल, और आपकी फैमिली को सल्यूट है क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसके सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि पेरेंट्स से क्या वो बॉन्डिंग उनकी है, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। एक इसको बहुत युवा देखते हैं इस कार्यक्रम को, और वो अधिकांश उनमें से अखिल भारतीय सेवा या स्टेट सर्विस कमीशन में जाने के इच्छुक लड़के और लड़कियां होते हैं, युवा। वो ये सवाल मुझसे अक्सर हमसे अक्सर पूछते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में मनोज शर्मा जी भी जुड़े जिन पर वो फिल्म बनी 12वीं फेल, जिनकी जीवन पर। तो ये सवाल वो पूछते हैं कि क्या प्रतिभा जेन्युइन होती है या प्रतिभा बहुत परिश्रम से कार्व आउट की जाती है, तराशी जाती है। क्योंकि वो जब आप जैसे एस्पिरेंट्स को देखते हैं जो आईआईटी के बैकग्राउंड से हैं, वहाँ छोड़ देते हैं, फिर अखिल भारतीय सेवा में आते हैं, वहाँ भी सक्सेस हो जाते हैं। तो ये ज़रा समझाइए उन युवाओं को कि आखिर सफलता कैसे होती है। रोम एक दिन में नहीं बना था, तो ये क्या है, ये इसको ज़रा समझाइए जी। आई थिंक प्रतिभा हम या तो मेहनत करके कुछ पाते हैं, कुछ लोग लक से पाते हैं, जी। कुछ लोग जेन्युइनली जीनियस होते हैं। पर कहीं ना कहीं हम सब अपनी जगह पहुंच जाते हैं। हाँ, जो शायद अपने आप को जीनियस नहीं कंसिडर करते हैं, जिनको 6 घंटे जो जीनियस पढ़ रहा है वो मेहनती लोगों को 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा वो लोगों को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है कि ये करना पड़ेगा हमें। हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं कि इन्होंने तो 2 अटेम्प्ट में कर लिया, इन्होंने तो 1 अटेम्प्ट में कर लिया, हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स होंगे उनके सक्सेस के पीछे। आप अपना फैक्टर जानिए, आप अपना एप्टीट्यूड देखिए। अगर आपको 12 घंटे पढ़ना है तो आपको ये देखना पड़ेगा भाई विदाउट डिस्ट्रैक्शंस मैं 12 घंटे कैसे पढ़ सकता हूँ। हम लोग जितना ग्लोरीफाई करते हैं सिविल सर्विसेज को, और कुछ लोग मतलब ये भी बोलते हैं कि अरे हमने तो बहुत कम पढ़ा, 2-3 घंटे पढ़ा। तो आई थिंक इससे थोड़ा मिसमैच हो जाता है। लोगों को लगता है हमसे तो नहीं हो पाएगा यार, हम तो पढ़ रहे हैं 3 घंटे, हम तो नहीं कुछ समझ पा रहे हैं। बस जी। वो क्लैरिफिकेशन चाहिए कि मेहनत ज़्यादा है, करनी पड़ेगी। कभी कभी फैमिली बैकग्राउंड हेल्प नहीं करता है। कुछ लोग के पेरेंट्स पे कर सकते हैं दिल्ली में रहने के लिए, कुछ लोग के पेरेंट्स नहीं पे कर सकते हैं, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो रिकग्निशन और क्लैरिटी अगर आ जाए तो फिर बस सिंपल पढ़ाई है, जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं बस वैसे ही है वैसे और ही है। हो ही जाता है जी। ये आपने बहुत ही अच्छा मंत्र दिया। एक चीज़ और बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि हम अपने फेलियर से कैसे डील करें, क्योंकि हमें ये सिखाया बहुत कम जाता है। और जो हम सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं या सो कॉल्ड जो आज पूरा वर्ड भरा पड़ा हुआ है सोशल मीडिया का, हर व्यक्ति ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव कोट के साथ करता है, लेकिन दर हकीकत ये उसकी ज़िंदगी में नहीं है। ये सब एक एग्जिबिशनिस्ट एटीट्यूड है उसका, क्योंकि अंदर वो चीज़ नहीं। मैं युवाओं की खास तौर पर बात कर रहा हूँ,
तो आपका तरीका क्या था कि जब आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि आप एचआर को बात करना चाह रही थी कि फिर उसी दुनिया में तो नहीं लौटना पड़ेगा, यहाँ तो पहले अटेम्प्ट में कामयाबी नहीं मिली है, तो आपने उस निराशा का, उस असफलता का सामना किस तरह से किया? ये तो बात है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के समय जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, डिप्रेसिव फेसेस आते हैं, वो बहुत रियल है, उनको हम नकार नहीं सकते हैं। फेलियर्स, एक पार्ट ऑफ फेलियर्स तो हमारा कंपैरिजन से ही होता है कि हमारे दोस्त कहाँ जा चले गए, बाहर से पढ़ाई कर रहे हैं, हम डील नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर रह के। तो जो सोशल मीडिया एस्पेक्ट था वो मैंने पूरा उस समय काट दिया था, क्योंकि मैं जानती थी मैं अफेक्ट हो रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सुपर ह्यूमन हूँ, मुझे एकदम फीलिंग्स नहीं आती हैं लोगों के सक्सेस को देख के। ऑफ कोर्स हम लोग ह्यूमंस हैं, तो ये फील होता था कि हम लोग फेलियर्स हैं और लोग के कंपैरिजन में। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी शुड नॉट डू। एवरीबडी इज़ यूनिक, सबका एक प्रोसेस है, सबका एक तरीका है। और जब भी फेलियर्स मतलब दिमाग में परेशान हम होते हैं, तो हमेशा अपने पेरेंट्स और अपने पियर्स के साथ रह के हम उसको हमेशा ओवरकम कर सकते हैं। आप सोशल कैपिटल को कट ऑफ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, स्पेशली ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन फेजेस। अकेले इसको करना बहुत मुश्किल है। यू रिक्वायर सपोर्ट, एंड इसमें कोई शेम नहीं होना चाहिए ये एक्सेप्ट करने में कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मुझे शायद अपनी लाइफ को सोचना पड़ेगा, मुझे शायद पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। जब आपकी वो शेम चली जाएगी, जब आप कंपैरिजन कम कर दोगे, तो आप खुद ब खुद बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे इन चीज़ों में, तो फिर फेलियर से डील आप कर लोगे। ऐसा नहीं है कि फेलियर होंगे नहीं, फेलियर आएंगे, बट उससे डील करने की कैपेसिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र दिया है कि कंपैरिजंस नहीं करना चाहिए, और ये स्पिरिचुअलिटी भी यही बात कहती है कि आप अगर प्रतिस्पर्धा और तुलना में रहेंगे, कंपैरिजंस करते रहेंगे, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो आपने इससे अपने को कैसे डिटैच किया? क्या कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप गई? गीता भी यही बात कहती है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो नहीं, बट हाँ, जैसे गीता में हमेशा से जब से मैं छोटी थी, तो घर में एक पेंटिंग थी कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो मेरे दिमाग में वो हमेशा बैठ चुकी थी, तो हमेशा मैं यही सोचती रहती थी, बस अपना कर्म करते रहो। और फिजिकली तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया से हटना, पूरा टाइम टेबल बनाना, अपने आप को एनालाइज करना, वो सब तो चल ही रहा था। स्पिरिचुअलिटी का बस ये पार्ट मेरे साथ आज तक है कि अपना कर्म करते रहो, बस। कुछ मतलब अच्छा होगा बुरा होगा, दिस इज नॉट इन योर हैंड्स। तो जो आपके हाथ में है ही नहीं, उसकी चिंता हम उसके लिए कैसे आप करें? क्या कर सकते हैं? लेकिन ये बिल्कुल आपने जो अर्थ समझा है, ज्ञानी यही बात कहते हैं। आपकी आवाज़ को सुनकर और आपकी पर्सनैलिटी को देखकर हम ये महसूस करते हैं कि एक बड़ी असर्टिवनेस है आपके भीतर। आमतौर पर आप जो तय करती हैं, आप उससे पीछे नहीं हटती हैं, और उसी के साथ एक बड़ी मजबूत इच्छा शक्ति भी है, एक विल पावर भी है कि नहीं, मुझे ये अचीव करके दिखाना है, अगेंस्ट ऑल ओड्स, तमाम चुनौतियों के बाद भी। तो इसने भी बहुत हेल्प की आपकी कि कई बार हम देखते हैं कि हमारा थोड़ा सा जो लैग्जिटी है, हमारे व्यक्तित्व की ढुलमुलपन है जिसको हम कहते हैं, कई बार फ्लेक्सिबिलिटी भी कह दिया जाता है, ये मुश्किल पैदा करता है। जी, ये आई थिंक कैरेक्टर बेस्ड भी है कि आप किस तरीके से आपकी परवरिश हुई है, स्कूल का बैकग्राउंड कैसा है। जब लैंग्वेज हमारी स्ट्रांग रहती है, जैसे हम लोग इंग्लिश में यूपीएससी देते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। जब कोई दूसरे लैंग्वेज का बैकग्राउंड से किसी और लैंग्वेज में देता है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। बहुत सारे फैक्टर्स कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करते हैं। आई थिंक पर्सनली फॉर मी, मेरी स्कूलिंग, मेरी फैमिली ने वो मुझे असर्टिवनेस की फ्रीडम दी है कि मैं वो डिसीजन ले सकती हूँ। और जब आपको पता है कि आपकी फैमिली आपके फेलियर्स एक्सेप्ट करेगी, तो आप और अच्छे तरीके से फेलियर्स और चैलेंजेस को फेस करते हैं, क्योंकि डर कम हो जाता है। जब डर लगता है तो फिर वो असर्टिवनेस नहीं आता, और आप चैलेंजेस को फेस भी नहीं करते हैं, आप इजी वे आउट लेने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक वो मैं श्रेय अपने आप से ज़्यादा मेरे स्कूलिंग को, मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे पियर्स को, इनको मैं ज़्यादा दूंगी। एक और ज़िंदगी का जो बहुत अहम पड़ाव है, मैरिज। और मैरिज एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में एक अलग ही रंग भी भरती है, और एक नई जिम्मेदारी और चैलेंजेस की शुरुआत भी करती है। आपके जो जीवन साथी हैं वो आप ही के बैचमेट हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो ये अपोजिट अट्रैक्ट्स, क्या आप, मुझे लगता है आप बहुत असर्टिव हैं,
आप खुलकर अपनी बात कहती हैं, और जो आपके जीवन साथी हैं क्या वो थोड़े से अंतर्मुखी हैं या संकोची हैं, या वो भी इसी तरह से हैं? नहीं, वो भी असर्टिव है, बहुत कॉन्फिडेंट रहता है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा जैसे एक्सट्रोवर्ट हूँ, वो थोड़ा सा बस इंट्रोवर्ट है, बट संकोच नहीं है। वो संकोच। कॉन्फिडेंस, वो क्वाइट कॉन्फिडेंस जो है वो उसमें है अच्छे क्या से। बात है, क्या तो हाँ, जिसको हम कहते हैं कि चुप्पी शोर मचा देती है, उस किस्म का कॉन्फिडेंस है उनका। जी 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 जी। और जब आप दोनों साथ हुए, और मेरे ख्याल से वो भी अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। जी जी, जी। वो भी है। तो आप लोगों ने आपस में ये जो अपना शेड्यूल तय किया, ये कैसे? क्योंकि पोस्टिंग्स एक जगह संभव नहीं है, चुनौतियां हैं, दोनों का बहुत ही हार्ड एक टास्क है, काम करना है। तो इसमें क्या कोई 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 आप लोगों ने कुछ तय किया बैठकर, या सब कुछ बहुत सहज रूप से होता गया और आप दोनों उसको स्वीकार करते गए? आई थिंक हम लोग जब से आईटी में थे तब से लाइफ टफ ही रही है कि जो पढ़ाई का प्रेशर होता है, जो जॉब्स के प्रेशर होते हैं, तो वहाँ से हम लोगों ने बहुत वर्क लाइफ बैलेंस सीखा है उसी जगह से कि जी, कैसे जी। मैनेज करना है। जब हमारा सिलेक्शन सेम सर्विस कोइंसिडेंटली सेम ईयर में हुआ, तो और डिफरेंट कार्डर्स मिले, तो वी आर बोथ वेरी ड्रिवन पीपल। तो हम लोग अपने करियर से बहुत सेटिस्फैक्शन पाते हैं और अपने पर्सनल लाइफ से भी बहुत सेटिस्फैक्शन पाते हैं। तो देर इज़ अ बैलेंस। कभी मैं लीव्स लेती हूँ, कभी वो लीव्स लेता है, समटाइम्स वी टेक इट टुगेदर, समटाइम्स वी गो आउट। बैलेंस रहता है कि जब हमें लगता है कि वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड इट्स अफेक्टिंग आवर पर्सनल लाइफ, देन वी टेक द ब्रेक फ्रॉम वर्क। तो इट इज़ ऑलवेज, मतलब आई थिंक इट इज़ वर्किंग आउट फॉर अस वेरी वेल राइट नाउ। फ्यूचर में देर आर मेनी अदर ऑप्शंस, वील सी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका एक रेस्क्यू बड़ा चर्चित रहा था, थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल करना चाहूँगा, जहाँ एक लड़की को रेस्क्यू आपने किया था, और वो बहुत ही चर्चित है। आई थिंक आप जिसको रेफर कर रहे हैं वो झांसी का केस था। झांसी का केस था, जी, जी। झांसी का। मैं प्रोबेशन मैंने झांसी से किया था, बरुआ सागर से। तो देयर वाज दिस गर्ल वेरी यंग, बेसिकली रूरल साइड ऑफ यूपी में इतनी मेच्योरिटी नहीं होती टू अंडरस्टैंड कि लीगल एज ही है ही क्या। तो और ससेप्टेबल भी होते हैं, बहुत इम्प्रेशनेबल यंग लड़कियां होती हैं। सो शी वेंट अवे विद अ गाय मच ओल्डर, बहुत बड़ा था वो, और ये लोग चले गए। अब ये लोग फोन्स नहीं रखते हैं, लड़की खुद फोन नहीं रखती है, तो अब ट्रेस कैसे करें इनको? तो हमने बेसिकली यहाँ झांसी बरुआ सागर में एक कॉमन फ्रेंड पकड़ा, लड़का ही था छोटा सा। तो उसको हमने थोड़ा सा मतलब बोला कि भाई तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी हमारी, आप ही का दोस्त है और आपको पता था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा और डर से भी या मोटिवेशन से, अब जो भी होगा उसका, उसने हमारी हेल्प करना शुरू किया। तो लोगों, मतलब पुलिस को या अडल्ट को कोई ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि भागता है, दोस्तों को ट्रस्ट करते हैं, दोस्तों को इंस्टाग्राम कॉल करके शो ऑफ करेंगे। सो दैट इज हाउ हम लोग पहुंचने की कोशिश किया कि भाई तू इंस्टाग्राम कॉल करना शुरू करो, हमें कुछ तो आइडिया लगे। वो जो छोटा लड़का था वो खुद, उसका दिमाग चल गया, उसने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम कॉल्स। इन वन ऑफ द कॉल्स लड़की एक दरवाजा खोलती है जी। हमें इस समय नहीं पता कि वो कहाँ है, हमें पता है कहीं साउथ में भाग गए हैं। हमें एक शहर का पूरा एरिया का हमें लोकेशन मिल रही है। अब शहर में कैसे ढूंढे, या पूरे डिस्ट्रिक्ट में कैसे ढूंढे, या एक स्टेट में कैसे ढूंढे? तो उस दरवाजे का मुझे बनावट दिख गई कि उसमें ग्रे कलर और ब्राउन कलर है और एक नंबर लिखा हुआ है, शायद 6 है, शायद 3 है, ऐसा कुछ है। इट वॉज अ बहुत छोटा सा वीडियोग्राफ था, वो मेरे पास आ गया। अब मेरे पास एक लोकेशन है एक बहुत बड़े एरिया की, 20 बाई 20 किलोमीटर, 30 बाई 30 किलोमीटर, और मेरे पास ये दरवाजा है। तो वो डेड एंड आ गया था कि अब हम पकड़े कैसे। मुझे लगा ठीक है, गूगल में स्ट्रीट व्यू होता है, स्ट्रीट व्यू में आप आराम से बिल्डिंग्स देख सकते हो, दुकानें देख सकते हो। तो मैं ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा बैठी और ऐसे ही उस एरिया में चलने लगी, इधर उधर बिल्डिंग्स देखते हुए। मुझे लगा शायद मुझे इस दरवाजे की बिल्डिंग दिख जाएगी। क्या बात है। और 1 घंटा हुआ, मुझे बिल्डिंग्स दिखना शुरू हुई कि सिमिलर कलर है। फिर जब मैं आगे से आई तो एंगल अच्छे नहीं बन रहे, दरवाजे नहीं दिख रहे। कहीं ना कहीं इधर उधर घूम के मुझे वो बिल्डिंग दिख गई जिसमें वो दरवाजा था, और दूर से एकदम वही पैटर्न था और वही वैसा ही नंबर लिखा था, विच वॉज एक, हाँ। तो वहां तक मैंने टीम पहुंचा दी और वो वहां मिले हैं। तो इट वॉज समथिंग कि टेक्नोलॉजी का यूज करके
हम लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं और उनको फाइनली हमने रिकवर कर लिया लड़की को। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, जो न्यूज़पेपर में कभी कवर नहीं हुआ था, जब मेरा प्रोबेशन ख़त्म हुआ वहाँ से और मैं एक स्कूल में गई थी कोई स्पीच देने के लिए, और मैं बस जा ही रही थी झांसी से, मुझे वो लड़की दिखती है, अपने फादर के साथ आती है एडमिशन लेने के लिए स्कूल में, वेरी कोइंसिडेंटल, बट वो उस समय वो बहुत ही मूड खराब था उसका जब हम उसको रिकवर करके लाए थे कि मुझे वापस जाना है। बट आफ्टर 2 months शी वॉज वेरी वेल सेटल्ड, शी वॉज वेरी हैप्पी, फादर के साथ खुश थी, मदर के साथ खुश थी, और वो अपनी एजुकेशन शुरू कर रही थी वापस। जो मुझे लगता है कि रिकवर करने से बेटर सक्सेस ये है कि एक लड़की एक स्कूल तक पहुंच गई, और वहां से वो केस मैं हमेशा याद रखूंगी। निश्चित तौर अच्छा पर। और केस आप था। जब ये नरेट कर रही हैं सारी कहानी, तो मुझे कोई फिल्म की पटकथा जैसा लग रहा है कि एक लड़की, फिर गूगल में सर्च करना, उसी पैटर्न को ढूंढना, और उस समय वो लड़की अनॉयड है कि मुझे क्यों वापस ले आए आप, जी क्यों जी मुझे रिकवर कर दिया, और फिर वो 2 महीने बाद। तो बताइए, ये एक पुलिस अधिकारी के लिए भी कितने क्षण होते हैं कि किस किस जी तरह के, कितने तनाव के और कितने सफलता को देखने के। वाकई आपने बहुत बड़ी बात की। अब आप वो ऑफिसर हैं, युवा ऑफिसर हैं, जो 2025 के चैलेंजेस को देख रहे हैं। अब साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। महिलाएं बीते 2 दशक में जिस तरह अपनी स्ट्रेंथ को इंडियन सोसाइटी में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर जिस तरह से उन्होंने प्रूव किया है, उससे माफ़ कीजिएगा, मेल शोविनिज्म को भी बड़ी ठेस पहुंचती है। और कई बार हम देखते हैं कि समाज का एक कमज़ोर तबका, पुरुषों का बीमार मानसिकता का तबका, इन महिलाओं पर बहुत हमले भी करता है। इन दोनों चैलेंजेस को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि लड़कियां अब रात 2 बजे भी बाहर दफ्तर में हैं, कॉल सेंटर्स में हैं, और वो लौट रही हैं घर, और कई बार उन पर जो हमले होते हैं वो चिंता पैदा करते हैं। और इसी तरह जी। साइबर क्राइम। अ, दोनों दो चीज़ें आपने बात की। पहले हम साइबर का बात करते हैं कि 2025 का ये चैलेंज तो है कि साइबर क्राइम बढ़ता ही चला जा रहा है, और इनोवेटिव तरीके बहुत मार्केट में है। इस तरीके का साइबर फ्रॉड, लोगों को जब आप ओटीपी के लिए सतर्क करेंगे तो वो लिंक का फ्रॉड करेंगे, लिंक के लिए सतर्क करेंगे तो वो आवाज़ बदल के कॉल करेंगे फैमिली मेंबर बन के। तो हम लोग एक स्टेप आगे रहने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अवेयरनेस रखना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के पास, क्योंकि वर्कफोर्स हमारी स्ट्रेंड रहती है, इतने सारा केस होता है, तो अवेयरनेस पे बहुत फोकस चाहिए हमें। और जो आप लड़कियों की बात कर रहे थे कि जब हमें फ्रीडम मिली है एजुकेशन से, अब लड़कियां घर के बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, और शायद कोई हमला कर रहा है क्योंकि या तो उनसे नहीं सहा जाता कि इतनी रात को भाई लड़कियां क्यों बाहर है, या इन जनरल मानसिकता वैसी है, या जो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी अभी इस चीज़ से डील नहीं कर पा रही है। पुलिस का तो हम सबको पता ही है, वो तो मैं रिएट्रेट नहीं करूंगी कि क्या क्या हमने किया है वुमेन सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। बट आई थिंक इट ऑल गोज बैक टू एजुकेशन। हम जब तक अपने मेन को, अपने बॉयज़ को एजुकेट नहीं करेंगे, वो रिस्पेक्ट कभी अडल्टहुड में हमें दिखेगी नहीं। तो एज ऑफ टुडे जो अडल्ट्स बन चुके हैं, शायद हम उनको रिहैबिलिटेट, जब जेल में जाते हैं तो रिहैबिलिटेशन के लिए ही तो जेल बने हैं, जस्टिस सिस्टम बना है, तो हम वो होप करते हैं। बट व्हाट वी वांट टू बी डू, मतलब हमें जो करना चाहिए वो ये है कि हमें लड़कों को एजुकेट करने की ज़रूरत है स्कूल में। तो जब भी मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्पीच देने जाती हूँ किसी भी कॉलेज स्कूल में, आई ऑलवेज मेक श्योर डीन से बात करके, प्रिंसिपल से बात करके, वो लड़के भी बैठाइए। यूजुअली लड़कियों को ही बैठा देते हैं, औरतें ही बैठती हैं हमारी स्पीचेस में विमेन एम्पावरमेंट के लिए। लड़के भी बैठे, और लड़कों के सामने मैं काफ़ी बुलवाती भी हूँ लड़कियों से कि आप बताइए आप कैसे अनसेफ फील करती हैं। और छोटे छोटे स्कूल के बच्चों ने मुझे बताया कि हम चलते हैं, हम घर जाते हैं, जो लड़कों ने आज तक सोचा नहीं है कि ये भी होता है। उनके लिए तो हम निकल गए रात को 2 बजे, हमारे लिए ठीक है। जब वो एजुकेशन आएगा तो तब हमारा टेम्परामेंट ठीक होगा, तब हम जाके थोड़ा सा रिस्पेक्ट की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स विमेन, और फिर रियलाइज करेंगे भाई विमेन अगर वर्कफोर्स का पार्ट है, ये तो देश के लिए ही बेहतर है, ये तो मतलब उत्थान ही हो रहा है। तो बिल्कुल आई ठीक थिंक कहा अभी आपने, है और बड़ी टाइम, एक इंपॉर्टेंट। जनरेशन और आगे हमें सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे साथ एक ऐसी युवा महिला आईपीएस ऑफिसर रहीं जो महत्वपूर्ण दायित्व कानपुर में निभा रही हैं एसएसपी के तौर पर। वो साफ तौर पर कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। वो ज़िंदगी को जैसा देखती हैं वैसा ही कहती हैं। अंजलि जी, बहुत शुभकामनाएं आपको आगे आपके शानदार करियर के लिए, जिसकी नींव आपने रख दी है। अफसरनामा में हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत
शुक्रिया। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अधिकारी को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।